मैक्सिमम टाइम वेस्ट होता है ब्लैक बोर्ड पे लिखने और बच्चे को नोटबुक में उतरवाने में और फिर उसका टेस्ट लेने में। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एजुकेटर्स टॉक। हमेशा की तरह आज का भी हमारा जो एपिसोड है वो टीचर्स के लिए खास होने वाला है। टीचर्स के लिए हम इसमें बहुत सारी चीजें न्यू लेके आए हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे डिसिप्लिन के ऊपर। टीचर क्लासरूम में डिसिप्लिन को कैसे इंप्लीमेंट कर सकता है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट थिंग होने वाली है हमारी, वो है ब्लैक बोर्ड टीचिंग। ब्लैक बोर्ड टीचिंग क्या आज के लिए सूटेबल है, इंपॉर्टेंट है या नहीं है, या रिप्लेस होनी चाहिए। इस सारे कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखें। स्टूडियो में हमारे साथ हैं मिस्टर ज्योतिष। हाय ज्योतिष, कैसे हैं? बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा। लास्ट टाइम मैंने बात की थी असेसमेंट्स की, अगर आपको याद हो। यस एग्जैक्टली, ठीक है, तो एएफएल्स की बात की थी। टीचर्स को भी उससे बहुत फ़ायदा मिला होगा कि असेसमेंट्स कैसे करनी चाहिए, टाइम टू टाइम करनी चाहिए, क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। मुझे थोड़ा सा लगता है कि हम टेक्निकलिटीज़ में बात करते रहे, तो अब थोड़ा सा एक बेसिक्स के ऊपर अगर हम आते हैं, तो व्हाट अबाउट योर ऑब्जर्वेशंस ऑन डिसिप्लिन? डिसिप्लिन इज मस्ट इन स्कूल, बट डिसिप्लिन बनाना बड़ा मुश्किल है। नॉर्मली क्या टेक्निक्स अपनाई जाती हैं डिसिप्लिन बनाने के लिए, वो आप भी जानते हैं। बिल्कुल ठीक है। अगर हम अपने बचपन को याद करें, हम अपने स्कूल डेज को याद करें, तो क्या प्रोसेस होता था डिसिप्लिन बनाने के लिए कि एक स्ट्रिक्ट सा टीचर रहता था जिसके हाथ में एक मोटी सी स्टिक होती थी और उसी स्टिक से ही हम लोग डिसिप्लिन्ड होते थे। बिल्कुल। लेकिन टाइम बदलता है, टाइम के साथ टेक्निक्स बदलती हैं, हमारी मेंटेलिटी बदलती है, और इस मेंटेलिटी को बदल जाना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अब वो समय नहीं रहा कि हम डंडे से किसी को डिसिप्लिन करें। अब हम बहुत सारी ऐसी साइकोलॉजिकल चीज़ें जान चुके हैं, बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स जान चुके हैं जिसके साथ हम डिसिप्लिन कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, बट समटाइम्स मुझे फील होता है कि टेक्निक्स जो हैं कहीं ना कहीं वो एक मार्जिन दे देती हैं थोड़ा सा लापरवाही का। फॉर एग्जांपल, आप अभी हमने बात की थी, लास्ट एपिसोड में शायद बात की थी, कि हमें ना जो स्टूडेंट्स को हर बार डांटना नहीं चाहिए, मारना नहीं चाहिए। मारना तो चलो बहुत पीछे रह गया थोड़ा सा, लेकिन कभी कभी ज़रूरत पड़ भी जाती है उसकी, ऐसी बात नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, टेक्निक्स एक जगह अपनी जगह सही हैं, बट टेक्निक्स को फॉलो करवाने के लिए, वो पैशन दिमाग में लाने के लिए हम वो स्टूडेंट्स को क्या इतना फ्री छोड़ सकते हैं कि जब समझ में आएगा तब कर लेना? नहीं, फ्री छोड़ने वाली बात नहीं है, फ्री तो नहीं छोड़ रहे, लेकिन उसकी टाइम टू टाइम अगर हम काउंसलिंग करें, सही गाइडेंस दें उसको, ठीक है ना। अगर हम रिस्टोरेटिव प्रैक्टिसेस करें बच्चे के साथ, तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसा जरूरी नहीं, मुझे लगता है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें स्टिक से ही बच्चे को कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, बहुत सारी टेक्निक्स हैं। ठीक है, हम ना एक 5R प्रिंसिपल है, 5R का यूज करके हम बहुत चीजें सॉल्व कर सकते हैं। 5R stands for number 1 is respect. Respect, okay. हाँ, the students should have respect for everyone in the class. Okay. हम एक ऐसा एनवायरनमेंट डेवलप करें, हम इस तरह के सिचुएशंस क्रिएट करके बच्चों को ये समझाएं कि everyone is equal. We should respect the feelings of each other. Okay. ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, दो बच्चे आपस में भिड़ जाते हैं, दोनों में लड़ाई हो गई, हाथापाई हो गई, तो वहां पर हमारा नेक्स्ट स्टैंड क्या होना चाहिए? क्या जिसने मारा उसको 2 थप्पड़ मार दिए जाए, जिसने शरारत करी उसको प्रिंसिपल ऑफिस लेके जाके उसको टर्मिनेट करवा दिया जाए, सस्पेंड करा दिया जाए? क्या हो सकता है आपके हिसाब से? नहीं, हमारे टाइम में तो दोनों को 2-2 लगा देते थे कि बैठ जाओ जाके क्लास तो के क्या रिजल्ट्स निकलते थे उसके? कुछ नहीं है, बस रिजल्ट्स क्या है वो, और फॉर द टाइम बिंग वो जो है ना, वो मैटर सॉर्ट आउट हो जाता था। फॉर द टाइम बिंग मैटर सॉर्ट आउट हो जाता था। बिल्कुल। ये फॉर द टाइम बिंग से आपके क्या मतलब है? कि ऑन जितना था वो टाइम पीरियड जो चल रहा था उसके लिए बस हो गया। उसके लिए हो गया। बिल्कुल। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर नई कहानी, फिर नई लड़ाई, फिर नया वही जो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि फॉर द टाइम बिंग हो गया और एक मन में टीस रहेगी
कि भाई इसके तो 2 लगाने थे और अभी तो मजा आया नहीं है और चलो स्कूल के बाहर भिड़ेंगे या चलो अगली बारी जब दोबारा मौका आएगा, बहुत दोबारा मौका आएगा फिर हम लड़ेंगे। हाँ, बहुत बार ऐसा हो जाता था, बहुत बार हो जाता था। ठीक है, अगर हम दोनों को समझाएं, दोनों को देखो रिस्टोरेटिव प्रैक्टिसेस 100% काम नहीं करती हैं, ठीक है ना। अगेन वी हैव द प्रोबेबिलिटी ऑफ अराउंड 9:10, ठीक है ना। 90% काम करती हैं, 10% हो सकता है ना भी करें, बट कंपैरेटिवली अगर आप, सबसे पहला काम है रेस्पेक्ट क्रिएट करना। अगर 2 पक्ष आपस में लड़े हैं, मान लीजिए कास्ट का कोई खेल है और दोनों पक्षों को समझाया जाए या उनको प्रूव किया जाए कि भाई दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग के थ्रू प्रूव किया जाए या दोनों को अपने अपने इमोशंस शेयर करने का मौका दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल 2 बच्चों ने एक दूसरे को थप्पड़ लगा दिया, दूसरे को बोला जाए अच्छा तुझे कैसा फील हो रहा है, ठीक है ना, या तुमने क्यों मारा, क्या आज घर से कोई लड़ाई हुई थी या कुछ प्रॉब्लम, मतलब मेंटल को समझने की कोशिश करनी है। तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, वो किस किस सिचुएशन से आ रहा है, ठीक है, रीजंस क्या है, क्यों लड़ाई हुई है। अगर उन चीजों में डीप डाइव करें, जिस बंदे को लगे और जिस बंदे ने लगाए, अगर दोनों को एक तरह से जैसे ही ये इंसिडेंस हुआ, लड़ाई हुई, उसी टाइम ही साथ के साथ इंस्टेंटली अगर हम रिपेयर की ट्राई करें, ठीक है ना, उसी टाइम ही हम रिपेयर की ट्राई करें कि जो भी डैमेज है ना उसको साथ के साथ हम रिपेयर कर लें और दोनों के अपने अपने ओपिनियंस जाने और एक दूसरे को वो अपने इमोशंस और अपनी जो फीलिंग्स है ना वो शेयर करें, तो वहां से ना कहीं रिस्पेक्ट क्रिएट होती है, ठीक है ना। ओके, तो नंबर 1 इज रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन इन द क्लास। बॉयज गर्ल्स की रिस्पेक्ट करें, गर्ल्स बॉयज की रिस्पेक्ट करें। ये जो कई बार बैड जोक्स, कम्युनिटी बेस्ड जोक्स बनाए जाते हैं उनको अवॉइड किया जाए, होते वो हंसी मजाक के लिए हैं, बट कहीं ना कहीं वो जैसे बॉयज गर्ल्स पे जोक पास करती हैं, गर्ल्स जो बॉयज पे जोक पास करती हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक डैमेज क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। या कम्युनिटी में जोक्स होते हैं, कई बार 6 पे जोक्स लगा दिए जाते हैं या किसी और कम्युनिटी पे कुछ जोक्स बना दिए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं एक डैमेज क्रिएट करते हैं या कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो हंसी मजाक में दोनों पक्ष ले रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट समटाइम इट क्रिएट्स डैमेज। Second step is responsibility. The student should take the responsibility of his own actions. उसको ये बताया जाए कि आप कुछ भी भुगत रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, उसके रिस्पॉन्सिबल आप हैं, वो दूसरा पर्सन नहीं है, ठीक है ना। अगर किसी ने आपको मारा है ना तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल आप भी हैं, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन एक्शंस, तो कहीं ना कहीं उसमें रिस्पॉन्सिबल आप भी हैं, ठीक है। तो उसको ये सिखाया जाए, ये समझाया जाए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अपने कंधों पे लाया करती है, ठीक है ना। थर्ड वन इज रिपेयर। ओके, जैसे ही कोई इंस्टेंस होता है, कोई इंसिडेंट होता है, साथ के साथ हम उसको रिपेयर करने की कोशिश करें, ज्यादा लंबा ना खींचे, मतलब जो भी चीजें हैं वो वहीं पे सॉर्ट आउट हो जानी चाहिए, जो भी चीजें हैं वो वहीं पे सॉर्ट आउट हो जाए, हाथ के हाथ सॉर्ट आउट हो जाए। उनको बहुत ज्यादा हम ये ना सोचें चलो देखी जाएगी क्या होगा, चलो देखते हैं प्रिंसिपल क्या एक्शन लेगा, चलो देखते हैं टीचर क्या एक्शन लेगा। अच्छा, आपको लगता है टीचर भी कहीं किसी पॉइंट पे आगे इन चीजों में आगे बायस्ड हो जाता है? देखो टीचर इज अ ह्यूमन बीइंग, बहुत हो सकता है, कॉमन चीज है, बायसनेस आ सकती है, बट अगेन टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे बहुत बड़ी है। बिल्कुल, क्योंकि टेक्निक तभी काम करेंगी ये चीज जब मतलब टीचर को भी इन चीजों का इस चीज की इसकी इम्पोर्टेंस का एहसास होगा। टीचर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा अपना बायस, कि वो किन बेसिस पर बायस हो रही है। देखो ये ना बहुत बारीक चीजें हैं और बड़ा कॉमन है, अगर टीचर एक पर्टिकुलर किसी कास्ट से या किसी रिलीजन से बिलोंग करती है और बहुत स्ट्रांग बिलीव्स हैं उसके उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में, तो मे बी वो उस पर्टिकुलर चीज को सपोर्ट करे या किसी पॉलिटिकल उसका कोई इन्फ्लुएंस है उसके ऊपर, कुछ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, तो वो भी बहुत ज्यादा हो सकता है, उसके बायस को क्रिएट कर सकता है। बिल्कुल, ठीक है। तो वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा टीचर को भी, उसमें टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे बड़ी है, ठीक है ना। हम यहाँ बात ही टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं कि उसको कैसे रिस्टोरेटिव प्रैक्टिसेस करनी है, ठीक है ना। इसमें फोर्थ जो है दैट इज रिलेशनशिप। थर्ड हमने 3 की बात करी ना, अब फोर्थ आएगा, ठीक। हाँ, यस, जो फोर्थ जो है दैट इज रिलेशनशिप, ठीक है। देयर शुड बी अ हेल्दी रिलेशनशिप
among the students, and they should understand that all the students are related to each other. वो सब वहाँ पर पढ़ने आ रहे हैं, एक हेल्दी, एक फ्रेंडली रिलेशनशिप उनमें बनाने की कोशिश की जाए, ठीक है। उनको इस चीज को समझाया जाए कि अल्टीमेटली यू ऑल आर इक्वल, और हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं वो ज़्यादा अच्छा है। हम मिलके चलें, यूनाइटेड होकर चलें, और एक रिलेशनशिप बिल्ड करके चलें, ठीक है। और जो लास्ट वन है ना, दैट इज रीइंटीग्रेट। सब चीज़ें हो गई, होने के बाद हम रीइंटीग्रेट हो जाए रूटीन में। हम ज़्यादा सोचे ना, ठीक है ना, जो भी हो गया, हवा गया, खत्म हो गया, अब उसको खत्म करें, और खत्म करने के बाद तुरंत ही मूव ऑन करें और अपनी नॉर्मल रूटीन में आ जाए, ठीक है। तो ये 5R प्रिंसिपल्स हैं जो कि काम करते हैं। फॉरेन कंट्रीज के बहुत सारे स्कूल्स में इनका यूज़ किया जाता है। MTSS स्कूल्स में बहुत ज़्यादा इनका यूज़ किया जाता है। MTSS के साथ इसको इंटीग्रेट करके चलाया जाता है, ठीक है ना। MTSS इज मल्टी टायर्ड सिस्टम ऑफ सपोर्ट। तो जो बच्चे वीक रह जाते हैं, कमज़ोर रह जाते हैं, उनको स्क्रीनिंग करके उनको अलग अलग टीयर्स पे, अलग अलग लेवल्स पे उनको इम्प्रूव करने का एक प्रोसेस है, उसको हम MTSS बोलते हैं, ठीक है। और ये टेक्निक USA में बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा फेमस है। बहुत सारे स्कूल्स में आपको MTSS मिलेगा, ठीक है। जैसे कैम्ब्रिज AFLs पे ज़्यादा फोकस करती है। USA में आपको बहुत सारे स्कूल्स मिलेंगे जहाँ पर MTSS मिलता है आपको, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है, ये जितनी भी हम टेक्निक्स की बात करते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात करते हैं स्कूल में इम्प्लीमेंटेशन के लिए, अब देखो ऑपरेशन जो करना होता है वो डॉक्टर ने करना होता है, और जो हमारे डॉक्टर हैं वो हैं टीचर्स, जो स्टूडेंट के साथ सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो है ना वो उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाती हैं। एक टाइम पे आके हमने सारी प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर लिया, सीख लिया, अब बात आती है इम्प्लीमेंटेशन की। तो अब जो टीचर और स्टूडेंट का जो बॉन्ड है, जो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सारी चीज़ों को लेके बनती है, अब वो स्टूडेंट के साथ जो उसकी बॉन्डिंग है, क्या वो उसके बीच में रोल प्ले करेगी वहाँ पे आके कि भाई अब ये जो बॉन्डिंग है यहाँ पे इसकी टीचर के साथ अच्छी है ही नहीं है, तो वो बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो वहाँ पे जाकर तो फिर फेल हो जाएंगी उसके लिए। देखो, बॉन्डिंग का पार्शियल रोल रहेगा। जरूरी नहीं है कि बॉन्डिंग की वजह से सिस्टम इम्पैक्ट हो, ठीक है ना। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस देखेंगे जो इंडिया में ना रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, काफ़ी सारी हैं, जहाँ पे सिस्टम्स बहुत अच्छे से फॉलो किए जाते हैं। जो सिस्टम है ना, डाउन द लाइन सबके लिए वो फॉलो होता है वहाँ पर, ठीक है। जैसे राधा स्वामी ब्यास है, ठीक है, और भी बहुत सारे, श्री रामचंद्र पानीपत है, ऐसे बहुत सारी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं। वहाँ पे सिस्टम डाउन द लाइन सबके लिए इक्वल चलता है, एक ही है, ठीक है। या विपाशना जो करवाते हैं, बुद्धास का जो विपाशना सेंटर्स हैं, तो वहाँ पे ना हमारे पर्सनल बायस का कोई रोल नहीं रहता, बिकॉज क्या है, जो प्रैक्टिसेस हैं वो एज इट इज आपको इम्प्लीमेंट करनी होती हैं। उसी तरह से एक स्कूल को क्या करना चाहिए, टीचर्स को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग्स दी जाए कि आपने ये प्रैक्टिसेस इस तरह से करनी है, और एक कंट्रोल सिस्टम बना दिया जाए कि हम टाइम टू टाइम टीचर्स को भी असेस करेंगे कि क्या ये प्रैक्टिस फॉलो हुई या नहीं हुई। उसमें पर्सनल रिलेशंस क्या है टीचर के, उनका इम्पैक्ट जितना हम कम कर सकते हैं उतना कम करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ पे अफेक्टिव कंट्रोल का बहुत ज़्यादा रोल रहेगा। जितना अच्छा कंट्रोल सिस्टम है और जितना अच्छा डाउन द लाइन ट्रेनिंग का सिस्टम हमारे पास है, ठीक है, कि हम सबको इक्वल ट्रेनिंग दे सकें, सभी टीचर्स को इक्वल ट्रेनिंग दे सकें, उसके ऊपर ये सारा का सारा जो है ना सिस्टम खड़ा हुआ है। मतलब ट्रेनिंग्स का बहुत बड़ा रोल। हाँ, ऑब्वियसली ट्रेनिंग्स तो मायने रखेंगी, ट्रेनिंग्स और बड़ी क्लियर कट जो गाइडलाइंस दी जाती है ना। अच्छा, एक चीज मैं बीच में और ऐड करना चाहूँगा। नॉर्मली हम रूल्स बनाने पर ज़्यादा बिलीव करते हैं, बिल्कुल, ठीक है ना। स्टूडेंट्स के केस में रूल्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल क्लास चल रही है और
मान लीजिए क्लास में बोर्ड पे 8-10 क्लास के रूल्स लिखे गए हैं, ठीक है ना। रूल नंबर 1 कि जो भी शॉर्पनर की डस्ट है वो आपने डस्टबिन में थ्रो करनी है, फूड की पैकिंग्स जो है वो आपने डस्टबिन में थ्रो करनी है, ठीक है। क्लास में आपको अलर्ट और अटेंटिव रहना है, जो भी बोर्ड पे लिखा गया वो आपने नोटबुक में लिखना है। दीज आर द रूल्स, बिल्कुल, ठीक है ना। ये सब रूल्स को बच्चे बड़ी इजीली बाईपास कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने 4 चीज़ें लिख दी कि फूड की पैकिंग आपको डस्टबिन में थ्रो करनी है और शॉर्पनर की जो वेस्ट है वो भी आपने डस्टबिन में थ्रो करनी है, ठीक है ना। अब चलो ठीक है, बच्चा 2 रूल्स तो फॉलो कर लेगा। अब बच्चा क्या करेगा, नोटबुक के पेपर्स उसको वहीं पे टेबल पे इकट्ठा कर लेगा, ठीक है ना। लिखा क्या हुआ है, शॉर्पनर वेस्ट, इरेजर वेस्ट एंड फूड वेस्ट, ये आपने थ्रो करनी है, ठीक है। बच्चा कहेगा ये तो पेपर वेस्ट तो लिखी नहीं हुई है, ठीक है ना। बजाय रूल्स को कन्वे करने के हमें एक्सपेक्टेशंस को कन्वे करना चाहिए कि हम आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। बजाय इतने सारे रूल्स लिखने के हम एक बात लिख दें कि मेंटेन सेफ, क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट इन द क्लास, और उसी चीज को ही बच्चों तक पहुंचाएं कि बेटा आपने सेफ, क्लीन और हेल्दी एनवायरनमेंट बनाना है। अब उसमें हेल्दी में आपका ये भी आ गया कि आपको हेल्दी फूड खाना है, हेल्दी में ये भी आ गया कि आपको किसी भी तरह का अपना क्लीनिंग में ये भी आ गया कि किसी भी तरह की वेस्ट नहीं करनी है। तो अपनी एक्सपेक्टेशंस को हमें बच्चों के पास क्लियर करना चाहिए। हाँ वो ठीक है, वो लेकिन अब ये है ना कि अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो हर बच्चे का अलग हो सकता है। कुछ चीज़ें हो सकता है कि उसको स्पेसिफाई करके बतानी चाहिए, तो रूल्स का भी एक अपनी इंपॉर्टेंस है। रूल्स की अपनी इंपॉर्टेंस है, बट उससे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंस है ना वो एक्सपेक्टेशंस की है। रूल्स कीप ऑन चेंजिंग विद टाइम, बट एक्सपेक्टेशंस कैन नॉट चेंज, ठीक है ना। एक्सपेक्टेशंस जो आज है वो कल भी रहेंगी। रूल्स चेंज हो सकते हैं, हो सकता है आने वाले समय में किसी दूसरे चीज़ की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर हम कुछ बड़ा दे दें बच्चे को और उस बड़े को फॉलो करने के लिए बोलें तो वो ज़्यादा बेहतर चीज़ है, बजाय इसके कि हम उसको कुछ सेट पैटर्न्स में उसको डाल दें, ठीक है ना। उसके अपने नुकसान हो सकते हैं, वो डिसिप्लिनरी एक्शंस बहुत ज़्यादा ख़राब करते हैं स्टूडेंट के केस में। मैं यहाँ पे एम्प्लॉयज़ की या और चीज़ों की बात नहीं कर रहा, ठीक है। जो सिस्टम को चलाने वाले हैं उनके लिए रूल्स मायने रखते हैं, बट स्टूडेंट सिस्टम को चलाने वाले लोग नहीं हैं। ये वो लोग हैं जो यहाँ पर लर्न करने आ रहे हैं, जो अपनी ऑब्जर्वेशन से कुछ सीखने आ रहे हैं, जो एक्सप्लोर करने आ रहे हैं, जो पॉसिबिलिटीज को देखने आ रहे हैं, जो अपने आप को ग्रो करने आ रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर 2 अलग अलग चीजें हैं। रूल्स आर गुड फॉर एम्प्लॉयज, फॉर दोज हु फ्रॉम हुम वी वांट कि ये सिस्टम को फॉलो करें, भले ही उसको माने या ना माने, भले ही वो सुधरे या ना सुधरे, बट वो सिस्टम के अकॉर्डिंगली चलें और बाकी हमारा मैसेज एज इट इज डिलीवर करें। ये वो लोग हैं जो एम्प्लॉइज हैं, ठीक है ना। टीचर खुद क्या सोचता है ऑर्गेनाइजेशन को नहीं ज्यादा फर्क पड़ता, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को इस चीज से फर्क जरूर पड़ता है कि टीचर बच्चे को क्या डिलीवर कर रहा है, ठीक है ना। तो वहां रूल्स मायने रखते हैं। आप देखते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जरूरी नहीं है कि सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज गवर्नमेंट के भक्त होंगे, अगेंस्ट भी हो सकते हैं, बट गवर्नमेंट हमेशा ये चाहती है कि ये जो लोग हैं ये इस काम को करें, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल इंडिया पाकिस्तान का वार हो जाता है और जितने भी आर्मी ऑफिसर्स हैं या मिलिट्री में जितने भी सोल्जर्स हैं, हो सकता है सब सोल्जर्स उस वार से संतुष्ट ना हो, उनको लगता हो कि वार इज नॉट अ सॉल्यूशन, वार नहीं लड़नी चाहिए, बट स्टिल उनके ऊपर एक ही बात, एक रूल है, एक नियम है कि आपको ऑर्डर मानना पड़ेगा और आपको फाइट करना है, दैट्स इट। वहां तो वो चीज एक्सेप्टेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं, दैट्स गुड। बट जहां पर हम स्टूडेंट की बात करते हैं, स्टूडेंट इज नॉट वन हु इज हियर टू रन द सिस्टम, ठीक है ना। स्टूडेंट तो उस सिस्टम में अपने आप को लर्न करने आ रहे हैं। हमें एक्चुअल में स्टूडेंट से कुछ करवाना नहीं है, हमें उसमें बदलाव लेकर आना है। हमें एक्चुअल में ये नहीं कहना कि स्टूडेंट हाँ जी आज आपको मॉरल साइंस के 5 क्वेश्चंस लर्न करने हैं या आज आपको ये करना है वो करना है। हम ये कह देना गलत है। हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि स्टूडेंट अपने अंदर एक चेंज लेकर आए, अपने अंदर एक बदलाव लेकर आए। इसलिए मैंने कहा कि रूल्स आर हार्मफुल फॉर स्टूडेंट्स। हमें एक्सपेक्टेशंस डिलीवर करनी है। फिर बच्चे से पूछें कि बेटा आपने ये जो वेस्ट टेबल पर रखा है क्या वो क्लीनलीनेस में किसी तरह की डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है, ठीक है ना। बच्चा अगर वाकई में वो क्लीनलीनेस में डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है तो
बच्चा कहेगा हाँ कर रहा है, देन थ्रो इट इनटू द डस्टबिन। और अगर बच्चे को लगता है कि नहीं ये तो मेरे लिए एक रॉ मटेरियल है, मेरे लिए फर्दर रिसर्च का सामान है, तो वो कहेगा नो सर, दिस इज फॉर माई रिसर्च। मान लो उसने फूड के वेस्ट पार्टिकल्स कुछ ऑब्जर्व करने के लिए टेबल पे रखे हैं, एज पर रूल्स उसको वो फूड पार्टिकल्स उठा के थ्रो करने चाहिए, बट यहाँ पर क्लासरूम में उसको कुछ लर्न करना, ठीक है ना। ही शुड एनालाइज कि क्या ये वाकई में ही क्लीनलीनेस में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है या मुझे कुछ सीखने में हेल्प कर रहा है। हो सकता है वो एनालाइज कर रहा हो कि देखते हैं हम ये 15 मिनट में क्या होता है, इस पे कितनी मक्खियां आकर बैठती हैं और उससे क्या डैमेज होता है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको दिया, ठीक है, वो एग्जांपल चेंज हो सकता है हर क्लास में हर बच्चे के लिए, हाँ वो वेरी कर सकता है, वेरी कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये चीज तय करनी पड़ेगी कि रूल्स को अवॉइड किया जाए, एक्सपेक्टेशंस को डिलीवर किया जाए। अच्छा, एक्सपेक्टेशंस भी तो एक्शन से ही इंस्पायर्ड होंगी ना। अब मान लो कि आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, आपने वहाँ पे लिख दिया कि हेल्दी एनवायरनमेंट मेंटेन करना है, क्लीन एनवायरनमेंट मेंटेन करना है, वो एक्शंस उसको मिल नहीं रहे, उनको दिख नहीं रहा कि एक्चुअल में किसको आप हेल्दी बोल रहे हैं, किसको आप अनहाइजीनिक बोल रहे हैं। जैसे आपने अभी खुद ही बताया कि भाई वो वेस्ट पार्टिकल टीचर को नहीं दिख रहा है या बच्चे को नहीं, स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, टीचर्स को तो पता ही है। अच्छा, स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ कि अब वो जो एक्शंस हैं वो हुए ही नहीं उसके सामने, हमने सिर्फ एक्सपेक्टेशंस रख दी हैं उसके सामने। एक्शंस को लेके आने के लिए, वो जो चीज़ हम चाह रहे हैं वो दिखाने के लिए, तो आप वो कहीं ना कहीं रूल्स की रिक्वायरमेंट तो रहेगी ना उस चीज़ को एक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल कि अभी क्या है ना कि हमने सिर्फ एक लिख के लगाया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग वो मतलब गलत नहीं है, या आप ये कह लो कि वो वेस्ट नहीं है। एक्सपेक्टेशन की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये क्या ना जेनरिक स्टेटमेंट होगी थोड़ी सी, उसको जनरलाइज कर दिया हमने। अब उसने रख दिया टीयर किया वो पेपर रख दिया या कुछ भी रख दिया कि फर्दर कुछ काम आएगा। अब वो कब काम आएगा, कितने टाइम में काम आएगा, और वो काम आने वाली चीज़ है भी है कि नहीं है, तो वो थोड़ी सी वही तो बच्चे को ऑब्जर्व करना है ना। हमने लास्ट टू लास्ट टाइम शायद बात करी थी सेजेस की, सेमिनार अप्रोच टू जनरल एजुकेशन एंड स्कॉलरशिप्स, ठीक है। तो वहाँ पर हम एक ऐसा एनवायरनमेंट ही तो बच्चे के लिए क्रिएट करते हैं जहाँ पे सेमिनार के वे से, डिस्कशंस के वे से हम इन चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। वहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग का खेल है, बच्चा अपनी बात रखे ना कि भैया मैंने ये काम किया तो क्यों किया, व्हाट इज द यूज ऑफ दैट, व्हाई। अब देखो आपके भी घरों में कोई पर्सन बहुत ज़्यादा वेस्ट मटेरियल को इकट्ठा करता है, ठीक है ना। क्या इसका मतलब ये है कि घरों में जो पर्सन वेस्ट मटेरियल को इकट्ठा कर रहा है वो कचरा गंद मचा रहा है? शायद किसी पर्पस से वो वेस्ट मटेरियल इकट्ठा कर रहा है, बिल्कुल, ठीक है ना। तो रूल्स अगेन मैंने कहा कि ठीक है, एक जो टॉप मैनेजमेंट है उसकी मेंटालिटी क्या है और वो क्या स्कूल में चाहता है, उसके लिए उसने रूल्स बनाए। वो रूल्स टीचर्स के लिए हो सकते हैं कि भाई आपको ये मटेरियल ऐसे करना है और ये मटेरियल ऐसे नहीं करना, बात खत्म। बट व्हेन इट कम्स टू स्टूडेंट्स हैव देयर ओन लाइव्स, स्टूडेंट हैव देयर ओन एनवायरनमेंट। वो घर जाते हैं, एक अलग तरह का उनको एनवायरनमेंट मिलता है, वो कल को अपने करियर में आगे बढ़ेंगे, उनको एक अलग तरह का एनवायरनमेंट मिलेगा, ठीक है। सेम स्कूल्स में, सेम बड़े इंस्टीट्यूशंस में या किसी भी तरह के इंस्टीट्यूशन में या कॉलेज में या जहाँ पर भी वो अपनी कोचिंग लेने जाता है या कुछ करने जाता है, वहाँ पर स्टूडेंट के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट हो जहाँ वो अपनी रिसर्च को कैरी ऑन कर सके, ऑब्जर्व कर सके। रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स गेट सॉल्व्ड बाय रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, और हम मौका ही नहीं देते हैं बच्चे को रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन करने का, ठीक है। हम उसको थिंक करने का मौका नहीं देते हैं, हम जस्ट अपनी पकी पकाई जो चीजें हैं ना वो बच्चे पे थोपते रहते हैं। क्रिएटिविटी उससे शायद हम खत्म कर रहे हैं। एग्जैक्टली, हम चीजें एसिमुलेट करवाते हैं, बच्चे को एकोमोडेट करके नहीं देखने देते हो। हम नॉलेज को एसिमुलेट करते रहते हैं, बड़े सारे पैटर्न्स बच्चे के दिमाग में डालते रहते हैं, लेकिन बच्चा उनको एकोमोडेट कैसे करे, कहाँ उनका यूज करना है, उससे क्या होगा, बच्चा कैरी ऑन नहीं कर पाता। दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम। तो मे बी आप ये कहना चाहते हो कि स्टूडेंट खुद से ऑब्जर्व करे, खुद से अपने दिमाग में रूल्स क्रिएट कर ले। एग्जैक्टली, अपने रूल्स क्रिएट करे, जो भी उसको चीज़ें, जो एनवायरनमेंट दिया गया है, फिर उसको जो एनालाइज करवाया जा रहा है, उससे वो खुद से अपनी एक मेंटालिटी बना ले कि क्या सही है और क्या गलत है। एग्जैक्टली, कोई एक बंदे के लिए जो चीज सही है वो हो सकता है, दूसरे के लिए वो खराब हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। दुनिया में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है, बिल्कुल। अगर हम कहें कि सबको शादी कर लेनी चाहिए आफ्टर 25,
वो भी गलत हो सकता है। अगर हम कहें कि किसी को भी नहीं करनी चाहिए, वो भी गलत हो सकता है। हर बंदे की अपनी अपनी थॉट प्रोसेस है, अपना अपना बिहेवियर है, और डिपेंड करता है ना कि किसको क्या करना चाहिए। वो मतलब कि आपको डिसीजंस अपने बड़े सोच समझ के लेने चाहिए। अभी आप देखते हैं बहुत सारे लोग जो अर्ली 25 to 30 ईयर्स की एज में मैरिज कर लेते हैं, बहुत सारे लोग स्टक हो जाते हैं, कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, किसी ना किसी प्रॉब्लम में इनिशियली प्रॉब्लम्स आनी लग जाती हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत बढ़िया तरीके से उसमें निकल जाते हैं। दुनिया में कोई भी टेक्निक, कोई भी चीज 100% परफेक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता। अगर कोई कहे ना कि ये चीज 100% एक्यूरेट है, ये काम करेगी ही करेगी, वो नहीं कर सकती। सिर्फ एक साइंस ही एक ऐसी चीज है जो 100% एक्यूरेट हो सकती है। वहां पे भी मैं हो सकती है बोल रहा हूँ, बिकॉज अब चीजें बदलने लगी हैं साइंस में भी। जब से क्वांटम मैकेनिक्स के हमारे पास रिजल्ट्स आने लगे हैं, उन पे रिसर्च होने लगी है, क्वांटम फिजिक्स जब से आगे बढ़ने लगी है, तब से वहां भी चीजें डावाडोल हो रही है। कॉन्सेप्ट चेंज हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट चेंज हो रहे हैं। वहां भी हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीजें हो सकता है आने वाले टाइम में बदल जाए। ठीक है, न्यूटन ने जो रिसर्च करी, बहुत सारी रिसर्च आज भी एज इट इज है, बट बहुत सारी चीजें आइंस्टाइन ने खारिज कर दी थी। आइंस्टाइन ने जो रिसर्च करी वो आज खारिज हो रही है, उसमें से कुछ चीजें खारिज हो रही हैं। 99% तो सब चल ही रहा है, ठीक है, बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो लगता है कि ओके द थिंग्स आर चेंजिंग, या कुछ ऑल्टरनेटिव्स भी थे उसके, कुछ और तरीके भी थे उसको देखने के। ठीक है ना, तो कोई भी नॉलेज, कोई भी चीज लाइफ टाइम नहीं है। ठीक है ना, हो सकता है आज हम इस दुनिया को एक मेटेरियलिस्टिक वे से देखते हैं, लेकिन हो सकता है आने वाले 10,000 साल में या 50,000 साल में हमें पता चले कि वर्ल्ड वाज जस्ट अ सिमुलेशन। ये हमारे थॉट प्रोसेस ही चीजें बना रहे हैं। आप मेरे सामने बैठे हैं, हो सकता है ये रिसर्च में सामने आए कि भैया आप मेरे सामने बैठे ही नहीं थे, ये मेरा माइंड ही है जो इमेजिन कर रहा है, अच्छा भैया आप सामने बैठे हैं और मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इस चीज की संभावना है, और क्वांटम साइंस इस चीज को एक्सेप्ट करती है। तो नथिंग इज परफेक्ट। हमें आज के युग में, आज के समय में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ना, वो लॉजिकल थिंकिंग है। वो जमाना गया जब हम आंख बंद करके बिलीव कर लेते थे, अच्छा ठीक है उन्होंने कह दिया तो इट्स ओके, हम ज्यादा क्वेश्चनिंग नहीं करते थे। वो उस समय के हिसाब से ठीक था। मैं नहीं कहता कि वो समय बेकार था या वो लोग गलत थे। हमारे से एक जनरेशन पहले या 2 जनरेशन पहले वो लोग यही बोलते हैं कि हम कभी आर्ग्यू तक नहीं करते थे, हम क्रॉस क्वेश्चन तक नहीं करते थे अपने बुजुर्गों से या बड़ों से। उन्होंने जो कह दिया, जो रिचुअल्स कह दिए, जो रीति रिवाज कह दिए, वो उसको एज इट इज फॉलो कर लेते थे। क्योंकि टाइम टू टाइम चीजें चेंज होती रहती है ना। वो exactly. वहाँ पे कंडीशंस कुछ और होंगी जब वो रिचुअल्स बने होंगे, या वो जो हमारे डिसिप्लिन्स थे, या जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, तो वो मे बी सब्जेक्ट टू कंडीशंस रहे होंगे। सब्जेक्ट टू कंडीशंस रहे होंगे। जितने भी रिचुअल्स आज तक बने हैं ना, उन सब के पीछे इनिशियली कुछ ना कुछ लॉजिक्स या कुछ ना कुछ साइंस थी। वो टाइम टू टाइम उसका मिसयूज होने लग गया। एक समय आने के बाद उसका मिसयूज ज्यादा होने लग गया। तो क्या चीजें आउटडेटेड हो जाती हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? टाइम तो बदलता ही है, थिंग्स कीप ऑन चेंजिंग। तो क्या फिर उसको छोड़ देना? आप देखो समय के हिसाब से बदलना तो पड़ेगा ना। मैं हमेशा वो बात बोलता हूँ, टीचर को भी बदलना पड़ेगा, बच्चे को भी बदलना पड़ेगा। आज का युग ही बदलाव का युग है, और हमें इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि मैं भी घूम फिर के वो उसी पॉइंट पे आने लगा था कि अगर वो चीजें छोड़ देनी चाहिए, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो टीचर्स को वाकई में छोड़ देनी चाहिए आज के टाइम पे, जो कि एक तरह से आउटडेटेड हो चुकी हैं और शायद वो अब काम भी ना कर रही हो। बट वो जो प्रोसेस चलता आ रहा है, वो जो हमें आगे से आगे विरासत में चीज़ें मिलती जा रही हैं, तो जो पूरा जो हम सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं हम दोनों, हम आप और मिल के, कि जो रिचुअल्स, जो बाउंडेशंस, जो माइंड की एक बोलते हैं ना दायरा जो बना रखा है, वो टाइम आ गया है उसको बदलने का, उसको थोड़ा सा अलग तरह से सोचने का। क्योंकि अब वो चीज़ें मे बी 10% पे काम कर रही हूँ, सिर्फ 20% पे काम कर रही हूँ, बट 80% पे आई डोंट थिंक कि वो उस इफेक्टिवनेस के साथ काम कर रही होंगी जिस इफेक्टिवनेस के साथ कभी किया करती थी। बिल्कुल सही बात है। जो चेंजेस आप बात कर रहे हैं ना, उसमें मैं कहूँगा कि सबसे पहले टीचर्स को ब्लैक बोर्ड टीचिंग बंद कर देनी चाहिए। ब्लैक बोर्ड टीचिंग बंद कर देनी चाहिए। ये बहुत बोल्ड स्टेटमेंट है। ये बहुत बोल्ड स्टेटमेंट है, और ब्लैक बोर्ड टीचिंग बंद कर देनी चाहिए। तो फिर आपको क्या लगता है कैसे ब्लैक बोर्ड टीचिंग इज लाइक जस्ट वो काला अक्षर भैंस बराबर।
ठीक है, आप सिर्फ शब्दों को देख रहे हैं, उसको इमेजिन भी नहीं कर रहे हैं। नहीं, पर समझने के लिए कुछ लिखना तो पड़ेगा ही ना वहाँ पे। कुछ लिखना पड़ेगा, वो ठीक है, बहुत बहुत उसका इतना लिमिटेड यूज करें जितना ज़्यादा से मतलब कि अर्जेंसी है, कुछ बहुत ज़्यादा समझाना है, कोई चीज़ बिना उसके समझा ही नहीं पा रहे तो एक अलग बात है। तो फिर अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द बेस्ट वे? एक्सपीरियंशियल लर्निंग, आप कंक्रीट एग्जांपल्स दें, आप एक सिचुएशन क्रिएट करें, सर्कल एक्टिविटीज पर करें। हर एक चीज की सिचुएशन क्रिएट करना और हर एक कॉन्सेप्ट को उसी तरीके से समझाना, इजंट इट लाइक समथिंग डिफिकल्ट? देखो डिफिकल्ट तो क्या है, आपकी अप्रोच की बात है। अगर आपको हैबिट हो जाए तो क्या मुश्किल है, आपको मजा ही नहीं आएगा ना। मुश्किल एक थोड़ा सा अनअप्रोप्रिएट वर्ड है इसके लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि टाइम कंज्यूमिंग, जहाँ पे मुझे लगता है कि क्या ये एक प्रोसेस जो है टाइम कंज्यूमिंग भी तब है जब आपको अभ्यास नहीं है। अच्छा, एक चीज और है, क्या आपको लगता है कि हर एक चीज, आप देखो, आप और मैं एक एजुकेशन सिस्टम से पढ़े हैं और हमारे जैसे लाखों लोग पढ़ रहे हैं, 2 मिनट के लिए बैक चलते हैं, अपने पूरे स्कूलिंग में चलते हैं, आपको लगता है कि जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने और आपने पढ़े हैं या जो लाखों लोग हम जैसे लोग पढ़ रहे हैं, तो हर एक चीज पॉसिबल है उसको एक्सपेंशियल वे से समझाने के लिए? बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। ओके। आप अपने क्लास में कितने अटेंटिव होते थे क्लासरूम में, बताओ मुझे। नहीं, अटेंटिव तो एज सच तो देखो, जो सबका हाल होता है वही हमारा भी है। नहीं, मुझे ये बताओ कि ब्लैक बोर्ड पे जब टीचर पढ़ा रहा होता था तो आपकी क्या फीलिंग्स होती थी? देखो, फीलिंग्स तो चलो वो अब उसकी चीज़ के अंदर तो इतनी बारीकी में कभी उसमें नहीं मैं गया वो, लेकिन मैं एक चीज़ जो मुझे एक फ़ायदा लगता है ब्लैक बोर्ड टीचिंग का, फ़ायदा कह लो कि एक जो प्लस पॉइंट है या कुछ भी उसको आप पॉजिटिव मान सकते हो कुछ भी, कि जब टीचर कुछ लिख देता है ना वहाँ पे सामने लिख देता है, नज़र एक लाइन प्रिंट हो जाती है उसके ऊपर, तो वो उन शब्दों को समझना, उनको देखना और एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट बन जाती है कि ये लिखा हुआ है, ये मुझे पढ़ना है, ये मुझे लिखना है और यहाँ से मुझे लेना है कुछ। ये एक छोटा सा बन जाता है, मतलब कि एक छोटा सा ना, जैसे आपको ये बोल दिया जाए कि आपको 5 बॉलें मिली हैं खेलने के लिए तो आपको 5 में स्कोर करना है, तो माइंड जो है ना वो थोड़ा सा अटेंटिव हो जाता है उस चीज़ को। कितनी देर के लिए अटेंटिव होता था? जितनी देर के लिए वो लिखा होता था, और जब वो रब हो जाता था उसके बाद तो बस फिर उसके बाद फिर दिमाग में कितना रहा, क्या वो दिमाग में रहती थी चीज़ें? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ मैंने तुम्हें ये आपको ये बताया कि अटेंटिव रहने के लिए उसको देखना, जब हम उसको देख लेते थे कि टीचर कुछ लिख रहा है तो क्लास में आ जाते थे। अगर बेहतर ही दिखा दिया जाए उससे कुछ अच्छा, एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर बेहतर दिखा दिया जाए। अगर उससे, अगर देखो मैंने इतना बोल्ड स्टेटमेंट दिया कि ब्लैक बोर्ड टीचिंग अवॉइड करनी चाहिए, उसका ये भी तो हो सकता है ना कि भाई टीचर को जब कह ही दिया गया कि ब्लैक बोर्ड टीचिंग अवॉइड करनी है तो वो अल्टरनेटिव्स ढूंढेगा, कुछ तो अल्टरनेटिव्स ढूंढेगा ना उसके। अच्छा, जो अल्टरनेटिव्स ढूंढेगा वो क्या स्टैंडर्ड होंगे? देखो, स्टैंडर्ड तो ब्लैक बोर्ड टीचिंग भी नहीं है ना, टीचर अपनी मर्जी से बुक्स में लिखा हुआ है ना, बुक्स में से लिख सकते हैं ना देख के। तो फिर जब बुक्स वाला ही मालिक रहे तो बुक्स आप खुद क्यों नहीं पढ़ लेते? वही एक्चुअली क्या है कि ना, स्टूडेंट्स को एक अटेंटिव, मतलब उसको क्लास में लाने का एक तरीका होता है, अदरवाइज मैं तो कभी क्लास में आया नहीं वैसे। उससे लिख दिया तो कि भाई एक बार पढ़ लो और उसको, मैं तो कभी क्लास में आया नहीं उससे, तो इससे बहुत प्रॉब्लम रही ये ब्लैक बोर्ड की टीचिंग से रिलेटेड। ओके, मैं तो ये सोचता था कि कोई टीचर हो, किसी में इतना दम हो जो मुझे जगा दे, पर मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि किसी टीचर ने मुझे जगाया या मैं जाग पाया किसी टीचर की वजह से। कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनिंग की बात, मतलब कि वो जितनी मर्जी जान लगा ले, बिकॉज जब तक हमारे मल्टीपल सेंस ऑर्गन्स जब तक एंगेज नहीं हो रहे हैं तब तक एक 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट बस, इससे ज्यादा तो ध्यान देना ही बड़ा मुश्किल हो जाता था। मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम थी। मैं तो सोचता था कि भैया कोई किसी टीचर में इतना दम हो, आ जाए कोई माइका लाल इतना है भाई जो मुझे जगा दे और मैं उसकी क्लास को एंजॉय कर पाऊँ। कभी नहीं ऐसा हुआ आज तक, मुझे कभी याद नहीं है कि 40 मिनट मैंने अटेंटिवली उसको सुना। रीजन यही कि एक्सपेरिएंशियल नहीं थी लर्निंग। अब वो तो ये एक्चुअली टीचर टू टीचर भी तो वैरी कर सकते हैं। टीचर टू टीचर बहुत सारे अच्छे से अच्छे टीचर्स देखे, बहुत सारे बेकार से बेकार टीचर देखे, सब देखे, बट एंगेज नहीं हो पाया मैं उनके साथ, कनेक्ट नहीं बना पाया। ठीक है, या तो दिमाग विंडो से बाहर है या दिमाग अपना ही कुछ और ही गेम खेलने में चल रहा है, या नोटबुक में कुछ सर्कलिंग चल रही है, या कुछ और ही अपना ही चल रहा है।
मुझे समझ में आता कुछ था जब teachers- मैं घर जाके बुक खोलकर सेल्फ स्टडी करता था तो मुझे समझ में आ जाता था। तो जो सेल्फ स्टडी करते थे उसमें जो टीचर ने एक्सप्लेन किया होता था उसका कोई फायदा नहीं मिलता था, कोई फायदा नहीं मिलता था, वो तो इरेज हो जाता था, वो erase हो जाता था, तो वापस कभी आ जाते अटेंटिव रहा ही नहीं ना, कभी 2 से 3 मिनट से ज्यादा मैं अटेंटिव रहा ही नहीं, तो मुझे पता ही नहीं टीचर ने क्या पढ़ाया। क्योंकि दो चीजें हैं ना, एक तो होता है आप कॉन्सेप्ट को सुन लो, आपने सुन लिया, एक बार बिठा लिया दिमाग में, उस टाइम समझ में आया नहीं आया डजंट मैटर, लेकिन जब आप उसको खुद से करने के लिए जाते हो तो जो आपने सुना होता है एक अनकॉन्शियस माइंड में जो बैठा होता है तो वो थोड़ा हेल्प तो करता ही है। देखो अनकॉन्शियस माइंड में मेरे को सिर्फ वही चीजें याद हैं जो कभी प्रैक्टिकली करी। जैसे मुझे याद है कि हमारी एक बंसल मैडम थे जो कि क्लास 10th तक जिन्होंने हमें साइंस टीच किया, वो लैब ले जाया करते थे। वो जब लैब गया, जो प्रैक्टिकल करके देखा वो चीजें तो समझ में आ गई, वो समझ में आ गई, ठीक है। या जो चीजें खुद से करके देख ली या सेल्फ स्टडी करी, देखो थिंकिंग एबिलिटी का ट्रिगर होना बड़ा जरूरी है, ठीक है। आप अगर घर गए सेल्फ स्टडी करी तो थिंकिंग की आपने, आपके माइंड में कुछ तभी जाएगा ना जब उसके बारे में आप सोचेंगे। मैथ्स का ऐसा ही था, मैथ्स खुद से गया, एग्जाम्पल्स पढ़े, एग्जाम्पल्स देखे, करके देखे, फिर उसको सॉल्व करके देखा तो समझ में आ गया। टीचर जब तक पढ़ा रहा है बहुत मुश्किल हो जाता था टीचर का पढ़ाया हुआ समझ, ठीक है। वो टीचर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि वो ब्लैक बोर्ड पे बस लिख ही जा रहा है। हाँ, मेरे को वो चीज़ तब भी वो चीज़ समझ आ जाती थी अगर कोई पर्सनली मेरे साथ बैठ के मुझे बड़े प्यार से मेरी नोटबुक में समझा रहा है, वो मुझे समझ में आ जाता वो उसके लिए तो फिर मतलब या तो इंडिविजुअल फोकस आ जाए, हाँ बिल्कुल, वो चीज़ मुझे समझ में आ जाती थी क्योंकि वो कहीं ना कहीं मुझे ही समझा रहे हैं और मेरी ही स्पीड से समझा रहे हैं, ठीक है ना, वो चीज़ मुझे समझ में आ जाती थी। बट वो जो ग्रुप में जो एक टीचर सामने समझा रहा है ना, वो समझना बड़ा मुश्किल था। हाँ, एंगेज अगर उसने किया है, कहीं कोई एक्टिविटीज हुई हैं, वो चीजें समझ। अच्छा, मैंने एक चीज़ कहीं यूट्यूब पे मैंने वीडियोस देखी हैं, कभी कभी इंस्टाग्राम के ऊपर भी ये चीज़ें आती रहती हैं। कुछ टीचर्स जो है ना ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कहीं कहीं पे। कैसा होता है, जैसे मैंने एक ना वीडियो देखी थी जिसमें मात्राएं सिखा रहे थे, तो मात्राओं वाली वो पूरा ना करके दिखा रहे थे कि मात्रा कैसी होती है, वो शेप शायद आपने भी अगर वो देखी हो वीडियो। हाँ देखी है, वो बहुत अच्छी टेक्निक्स है, वही मैं कह रहा हूँ कि वो चीजें बहुत अच्छी हैं, वो काम करती हैं उसमें, उस कंडीशन में। और जो फिर इसमें प्रॉब्लम क्या जो मुझे लगता है कि हो सकती है, हमारे जो सिलेबस जो हमने बना रखा है ना पूरे ईयर का, उसको रिवाइज करना पड़ेगा फिर एक बार दोबारा से, क्योंकि जिस तरीके से देखो सिलेबस तो क्या है ना कि जिन्होंने बनाया अगर वो उसको एक्सपीरियंस, अभी हम भी बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर रहे हैं जिन्होंने एक्सपीरियंशियल सिलेबस बना रखा है, और हम भी अपना भी एक्सपीरियंशियल सिलेबस तो उसमें उसकी स्पीड में और उसकी स्पीड में कुछ फर्क नजर आता है या अमाउंट ऑफ? देखो फर्क कुछ भी नहीं है, स्पीड में कुछ भी फर्क नहीं है, सिर्फ अप्रोच में फर्क है। वहाँ जो पुराना सिलेबस है, जो पुराना है, उसमें होता क्या है कि मैक्सिमम टाइम वेस्ट होता है ब्लैक बोर्ड पे लिखने और बच्चे को नोटबुक में उतरवाने में और फिर उसका टेस्ट लेने में। अब फॉर एग्जांपल इतने टाइम में 10 दिन निकल गए, ठीक है। टीचर आई, उसने 20 बड़े बड़े क्वेश्चंस ब्लैक बोर्ड पे लिखे, बच्चे ने वो उतारे, फिर नोटबुक्स चेक हुई। अच्छा, अब इस प्रोसेस को पूरे को देखिए ना, मैं वापस से अपनी स्टेटमेंट पे आता हूँ, वहीं से मैं आपको पूरा एक एपिसोड समझाता हूँ, ठीक है। नंबर 1 मैंने आपको कहा कि ब्लैक बोर्ड टीचिंग पूरी बंद कर देनी चाहिए। अब उसमें आपने कहा कि आपके दिमाग में कुछ चीजें बैठ जाती थी, ठीक है। तो चलो आई एग्री, कुछ बच्चे ब्लैक बोर्ड टीचिंग से सीखते हैं, सीखते थे, सीखते रहेंगे। बट अगर आप रेशियो देखेंगे ना, अगर क्लास में 30 बच्चा है ना, तो 30 में से 5 और 6 मैक्सिमम 7 बच्चा ही जो है ब्लैक बोर्ड टीचिंग से अफेक्टिवली सीख रहा होता है। क्या उस 20% या मैक्सिमम 30% बच्चों के लिए आपको एक ऐसी टेक्निक फॉलो करके रखनी चाहिए जिससे बाकी बच्चे नहीं सीख रहे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो तो ठीक है। क्लासरूम में बाकी सब बच्चे अपने में मस्त होते हैं, होते थे और होते रहेंगे। हम उनको एंगेज नहीं कर रहे, उनका इंटरेस्ट इवोक नहीं कर रहे, डेवलप नहीं कर पा रहे, इंटरेस्ट उनका नहीं बन पा रहा इंटरेस्ट। कुछ का बन रहा है, कुछ बहुत अच्छी गर्ल्स थी हमारी क्लास में जो एक बार टीचर ने कुछ बताया और समझ में आ गया, होते हैं वो बच्चे भी, सुपर टैलेंटेड बच्चे होते हैं। आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट कि ब्लैक बोर्ड एजुकेशन से कुछ होगा ही नहीं, बट यस ये टेक्निक बहुत आउटडेटेड है और हमारे पास इससे कई गुना बेहतर चीजें हैं आज की डेट में।
जब हम 4E की बात करते हैं वी हैव फुल लर्निंग साइकिल। आज इंसान जान चुका है कि भैया इंसान सिर्फ और सिर्फ आंख और कान से नहीं सीखता है, इंसान मल्टी सेंसरी चीजों से सीखता है, इंसान फीलिंग से सीखता है, इंसान एक्सप्लोरेशन से सीखता है, इंसान एक्शन से सीखता है, थिंकिंग से सीखता है। आज हम जान चुके हैं। उस समय इतना रिसर्च हमारे पास नहीं था, तो थी ब्लैक बोर्ड टीचिंग वाज इफेक्टिव एट दैट टाइम। जब ऑप्शन ही नहीं थे तो वो बेस्ट था। करें क्या उसके अलावा? उससे पहले जब ये भी नहीं था तो डंडा चलता था। हमारे पास नॉलेज ही नहीं थी इतनी कि डंडे के क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। वही मैंने कहा, हर चीज अपने समय के हिसाब से। अच्छा, डंडा और ब्लैक बोर्ड टीचिंग भी जो है ना, ये एक स्पेसिफिक फेज के अंदर आई है टीचिंग, हमारे जो ब्लड में आई है। मे बी जब हमारी एजुकेशन पॉलिसी अंग्रेजों ने चेंज की होगी शायद तब आई होगी। एक्चुअली उसके पहले तो ना ब्लैक बोर्ड होता था। एक्चुअली हमारा अपना सिस्टम तो गुरुकुल सिस्टम था, वहां तो कुछ ना कोई ब्लैक बोर्ड था। अंग्रेजों को क्या बनाने थे? बाबू बनाने थे, मुनीम बनाने थे, सेक्रेटरी बनाने थे। ठीक है, अंग्रेज तो ये चाहते थे, वो तो ये चाहते थे कि उनकी फैक्ट्रियों में हम लोग काम करें, उन पे राज ना करें, यस मैन बन जाए। अगर वो वाकई में ही चाहते होते कि इसी टेक्निक से पढ़ा जाए तो यूके में भी इसी टेक्निक से पढ़ाते। वहां क्यों एक्सपीरियंशियल टेक्निक्स का यूज करते हैं? दैट्स द पॉइंट। हम यहाँ तो उन्होंने ये चीजें थोप दी, वो तो जानबूझ के थोपी गई ना कि ये लोग आगे ना बढ़ पाए। हमें ब्लैक बोर्ड और स्टिक दी गई क्योंकि वो चाहते थे ये लोग डर के रहें और बात मानते। वही समझे जो हम समझाना चाह रहे हैं, कोई क्वेश्चन ना करे उसके ऊपर। वो तो बहुत ही डेलिब्रेट प्रैक्टिस थी, जानबूझ के किया गया एक एक्शन था। ठीक है, तो अब मैं वहीं पे आ रहा हूं वापस से कि अगर ब्लैक बोर्ड टीचिंग की अगर हम बात करें, होता क्या है, जो पुराना जो ट्रेडिशनल मेथड है उसमें अब आप देखना, मैं आपको बहुत सारे स्टेप्स गिनवाऊंगा और उसमें आप मुझे बताना कि कौन सी चीज टाइम सेविंग है और कौन सी चीज टाइम वेस्टिंग है। सबसे पहले टीचर आती है, 10 से 15 मिनट वो बोर्ड भरती है, ज्यादा भी लगता है, कम नहीं लगता है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट वो पहले एक क्वेश्चन लिखती है, फिर स्टूडेंट स्लो स्पीड से उसको उतारते हैं। ठीक है ना करते एक पीरियड के अंदर 5 से 6 क्वेश्चन लिखे जाते हैं और बच्चे उसको उतारते हैं। फिर उसके बाद लास्ट के 10 मिनट टीचर नोटबुक चेक करती है या अगले पीरियड में टीचर नोटबुक चेक करती है, देखती है कि बच्चे ने सही उतारा है या नहीं उतारा। फिर उस पर सर्कलिंग की जाती है, सर्कलिंग करके उसको करेक्शंस करवाई जाती हैं या टीचर खुद से करेक्शन करके देती है। उसके बाद बोलती है कि चलो ठीक है, आओ इन क्वेश्चंस को लर्न करते हैं। टीचर क्लास में उन क्वेश्चंस को बोर्ड पे दोबारा लिखती है या वो नोटबुक से पढ़ के बोलती है और बच्चों को याद करवाती है। ठीक है, वो क्वेश्चन कुछ बच्चों के क्लासरूम में याद हो जाते हैं, कुछ के नहीं होते हैं। अगला पीरियड फिर आता है या बच्चा घर जाके ट्यूशन पे जाके उन क्वेश्चंस को रिवाइज करने की कोशिश करता है, लर्न करने की कोशिश करता है। ठीक है, उसके बाद फिर उसका एक टेस्ट अनाउंस कर दिया जाता है। ठीक है, वो टेस्ट लिया जाता है। टेस्ट में कुछ बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं। वापस से रिवीजन होती है टेस्ट की। ठीक है ना, टेस्ट की रिवीजन होती है। ये हर हफ्ते ये स्कूल्स में चल रहा है प्रोसेस, रेगुलर बेसिस पे चल रहा है। ठीक है, 15-20 क्वेश्चंस लिखवाए गए, उनको याद करवाया गया, उनको पहले लिखवाया गया, लिखवा के नोटबुक चेक करी गई, फिर उसको याद करवाया गया, उसको याद करवा के जो है फिर वापस से उनका टेस्ट लिया गया, टेस्ट लेके फिर उस चैप्टर को क्लोज कर दिया गया। इस पूरे प्रोसेस में लर्निंग कहाँ हुई, मुझे बताओ। लर्निंग तो नहीं हुई, सिर्फ उसको एक तरीके से मैपिंग की गई है उसके अंदर एक छोटी सी कि फॉर द उस एनवायरनमेंट के लिए। इस पूरे प्रोसेस में बच्चे ने सेंटेंस बनाना कहाँ सीखा? पर एक चीज है ना, अगर वो ये भी नहीं करेगा, फॉर एग्जाम्पल अगर वो ये भी नहीं करेगा तो फिर तो वो बिल्कुल ही कुछ नहीं सीख रहा। फिर तो नहीं, हमने कब कहा कि ये भी ना करे, हम तो कह रहे हैं इससे कुछ बेहतर करे। ठीक है, हम तो कह ही नहीं रहे ना कि ये भी कि इतना ना करे, हम तो कह ही नहीं रहे। हम तो कह रहे हैं कि कुछ बेहतर करे। इसमें देखो ना कि टाइम वेस्टिंग चीजें क्या क्या है। टाइम वेस्टिंग तो यही है, टीचर आएगा पहले ब्लैक बोर्ड भरेगा, फिर आप मुझे एक बात बताओ, ऐसा भी तो हो सकता था ना, अगर क्वेश्चन ही लर्न कराने थे तो प्रिंटेड क्वेश्चंस ही दे दिए जाते पहले से, फिर ये इतना टाइम वेस्ट क्यों कराया गया? अगर क्वेश्चंस लर्न ही कराने थे तो क्यों नहीं प्रिंटेड क्वेश्चंस दे दिए गए? अब ये बात मत कह देना कि भैया प्रिंटेड क्वेश्चन ही देना शुरू कर दो। नहीं, वो मे बी उसने कॉस्टिंग के चक्कर में कॉस्टिंग तो बच्चा वैसे भी नोटबुक्स भी तो ले रहा है ना, नोटबुक्स भी तो परचेज कर रहा है, पेन पेंसिल भी तो परचेज कर रहा है, कॉस्टिंग में फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब ये सॉल्यूशन मत बता देना
कि वो जनता को प्रिंटेड कि पेपर भैया दे दो, अब आपको जो है ब्लैक बोर्ड छोड़ो, ब्लैक बोर्ड छोड़ो, सर ने कह दिया है कि ये भैया ले लो, प्रिंटिंग ही printing करना दे शुरू दो। कर दो और प्रिंटिंग ही शुरू हो जाए। मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई टाइम बचा लो ना, अगर आपने ये इतना ही करना है तो दे दो उसको, प्रिंटेड दे दो। आजकल तो व्हाट्सएप का जमाना है, व्हाट्सएप पे डाल दो भैया तू याद करके आज ही पीडीएफ डाल दो, टीचर का काम ही खत्म ना, टेस्ट है भी कल तेरा, सीधा बोल दो पीडीएफ दे दियो टेस्ट है कल। हाँ 4 दिन स्कूल नहीं आना है, 5वें दिन आपका टेस्ट है, टेस्ट में अच्छे मार्क्स आएंगे तो स्कूल आ जाना, नहीं है तो आप फेल है, बात खत्म। फिर क्या जरूरत है टीचर की? आज की डेट में हमें टीचर की जरूरत इसीलिए है क्योंकि टीचर बहुत कुछ कर सकता है। अभी तक का जो ब्लैक बोर्ड टीचिंग वाला टीचर कर रहा था वो तो यूट्यूब भी कर सकता है। अगर हमें सिर्फ ब्लैक बोर्ड टीचिंग ही देनी है तो हर सब्जेक्ट की व्हाइट बोर्ड टाइप की वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। आप टीचर हटाओ, वीडियो प्ले कर दो, वीडियो प्ले कर दो, काम हो गया। स्लो स्पीड पे कर दो, बच्चे की स्पीड से पढ़ेगी। यहाँ से टीचर का ना एक अलग सा रोल दिमाग में, मतलब पिक्चर मैं ये कह रहा हूँ कि जितनी चीजें अभी तक टीचर कर रहा है स्कूल में, उस सब चीजों को करने के लिए टीचर की जरूरत ही नहीं है। We have YouTube, we have hundreds and thousands of resources. कभी रही होगी बट अब नहीं है। तब तो रही होगी भाई, तो मैंने कहा जब ऑप्शंस ही नहीं थे तब तो वही सब कुछ था। जब ऑप्शंस ही नहीं थे फिर तो तब तो वो बहुत कुछ था भाई। ऐसे थोड़ी ना डॉक्टर कलाम और ये सब लोग इसी मेथड से पढ़ के बहुत कुछ बन गए। मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ कि वो टेक्निक्स बेकार थी या कुछ, मैं समय के हिसाब से बदलने की बात कर रहे हैं उसको। किसी समय में तो जरूरत थी उन चीजों की। समय बलवान है, समय के हिसाब से बदलना जरूरी है। आज की डेट में अगर 10 लोग पढ़ रहे हैं और 10 में से 5 अगर ब्लैक बोर्ड एजुकेशन से पढ़ रहे हैं और 5 एक्सपीरियंशियल स्टाइल से पढ़ रहे हैं, तो वो 5 जो एक्सपीरियंशियल वाले हैं उनके आगे निकलने की संभावना ज्यादा है। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि वो 100% आगे निकल जाएंगे और वो 100% पिछड़ जाएंगे। मैथ्स में प्रोबेबिलिटी होता है और प्रोबेबिलिटी के बेस पर ही दुनिया चलती है। ये आपका एस्ट्रोलॉजी, ये आपका न्यूमरोलॉजी, सब प्रोबेबिलिटी का गेम खेलते हैं। वो कहाँ कहते हैं कि 100% सत्य है? सिर्फ प्रोबेबिलिटीज की बात है। ठीक है, सत्य 100% सत्य तो कुछ भी नहीं है। और अगर है तो अभी तक सिर्फ जो चीज साइंटिफिक पैरामीटर्स पे सिद्ध हो जाती है वही सत्य होती है। ठीक है ना, बाकी सब चीजें तो अभी फिलहाल तो बदलती रहती हैं। ठीक है ना, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, ये सब संभावनाएं बताते हैं कितने % संभावना है। ठीक है, तो बाकी जो 5 लोग जो एक्सपीरियंशियल वाले हैं ना, उनके संभावना ज्यादा होती है। और आप देखोगे ये एक पैटर्न है, जो अच्छी यूनिवर्सिटी से बच्चे पास आउट होते हैं वो लगभग सब के सब बच्चे लाइफ में सेटल हो जाते हैं। और जो खराब कॉलेजेस से पास आउट होते हैं वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ही खराब फेजेस में आपको बच्चे मैक्सिमम उनमें मिलते हैं। कुछ बच्चे उसमें भी बहुत अच्छे निकल जाते हैं, बट अगेन द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, एक खराब स्कूल से पढ़ा हुआ, एक खराब गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा, संभावना यही रहेगी कि वो नहीं उठ पाएगा। ठीक है, और प्राइवेट स्कूल के या अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चे पढ़े हुए, संभावना ये है कि मोस्ट ऑफ द बच्चे पहुंच जाएंगे कहीं ना कहीं। अब आप अपना देख लीजिए, आपके जितने भी क्लासमेट्स होंगे, अगर कोई आपके कांटेक्ट में है जो स्कूल टाइम के हैं, तो सब कहीं ना कहीं सेटल होंगे। बिल्कुल, ठीक है ना। वो मायने तो रखती हैं चीजें, किस टेक्निक से आप पढ़े हैं, किस तरह के स्कूल से पढ़े हैं। अब समय बदल रहा है, अब एक्सपीरियंशियल एजुकेशन की हम बात करते हैं, बहुत सारी चीजें अब और आने लग गई हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमें टाइम के अकॉर्डिंगली हमें बदलना बहुत जरूरी है। ठीक है, अच्छा एक चीज और मैं सोच रहा था, टीचर का रोल अब एक टीचर से बहुत बड़ा हो गया है। एक टीचर का रोल टीचर से ही बहुत बड़ा हो गया। अपने आप में टीचर वर्ड भी एक छोटा रह जाता है। बिल्कुल, उस रोल के लिए जो मैं देख पा रहा हूँ, एक्सपीरियंशियल लर्निंग की डेफिनेशंस जितनी अभी हमने समझी हैं, या जो क्राइटेरिया हम लोग सोच एक इमेजिन कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा होना चाहिए एक्सपीरियंशियल लर्निंग में, या हो रहा है जहाँ पे भी हो रहा होगा, क्योंकि अभी इंडिया में तो इतना ये काफ़ी अच्छा इम्प्लीमेंटेशन फेजेस में नहीं है ये। तो क्या आपको लगता है कि जो टीचर्स हैं, सभी जो टीचर्स हैं, वो कैपेबल हैं इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक्सपेरिएंशियल लर्निंग की? The teacher who is willing to change is capable and the teacher who is not willing to change is not. अच्छा, इसमें एक छोटी सी एक जो चीज़ है ना, वो मेरे दिमाग में आ रही थी कि इसमें ना टीचर को बड़ा एक्सप्रेसिव होना पड़ेगा।
इस एक्सपेरिएंशियल लर्निंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए थोड़ा सा एक्सप्रेसिव होना पड़ेगा, थोड़ा सा एनर्जेटिक होना पड़ेगा, थोड़ा सा कुछ एक अलग लेवल की थिंकिंग थॉट प्रोसेस वाला होना पड़ेगा उसके अंदर से ना उसको। तो इंट्रोवर्ट टीचर का क्या होगा? देखो एक्सप्रेसिव और एनर्जेटिक तो टीचर को वैसे भी होना चाहिए। वो ट्रेडिशनल मेथड में भी जो एनर्जेटिक नहीं है टीचर, तो वो तो हम वैसे ही कहते थे घर से लड़के आ गई है और पता नहीं आके आज इसका पढ़ाने का मूड नहीं है, वो तो तब भी वही सीन था। अच्छा, इंट्रोवर्ट्स के बारे में आप क्या बोलोगे? कुछ होते हैं ना कि इंट्रोवर्ट इज माइंडसेट, कुछ एक्सट्रोवर्ट है, कुछ इंट्रोवर्ट है, दोनों अच्छे हैं। इंट्रोवर्ट इज डीप थिंकर। तो इंट्रोवर्ट जो एक्सपेरिएंशियल लर्निंग करवा पाएगा? बिल्कुल करा पाएगा। आई एम आल्सो इंट्रोवर्ट पर्सन। इंट्रोवर्ट इज लाइक जो अपने अंदर ज्यादा ध्यान देता है, एक्सट्रोवर्ट जो अपने बाहर ज्यादा ध्यान देता है, ठीक है ना। इंट्रोवर्ट इज डीप थिंकर, एक्सट्रोवर्ट इज ऑलवेज फोकस्ड ऑन द एक्सटर्नल थिंग्स, ठीक है। तो दीज आर माइंडसेट्स, उससे एक्सपीरियंशियल लर्निंग का कोई लेना, उससे कोई लेना नहीं, कोई लेना मतलब अब कोई टीचर इंट्रोवर्ट हो, यार मैं कैसे मुझे थोड़ी मात्राएं ऐसे मैं करके दिखा सकती हूँ एक्शन, तो अरे वो जरूरी नहीं है कि वो जरूरी नहीं है कि वो जरूरी नहीं है, वो जरूरी नहीं है कि टीचर को एक्शन करने हैं, ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है। यहाँ पे हमें डांसर नहीं चाहिए, हमें टीचर चाहिए या फैसिलिटेटर चाहिए। वो सिस्टम को सही ढंग से फॉलो कर ले, इतना ही काफी होता है। जरूरी नहीं है कि आपको डांस करते रहना है, उछलते रहना है, कूदते रहना है। बड़े पेशेंटली पोलाइटली आप चीजों को कर सकते हैं, ठीक है। इंट्रोवर्टनेस एक्सट्रोवर्टनेस का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इस पूरे कॉन्सेप्ट में पूरा कोई लेना देना नहीं है। आप जस्ट थिंकर होने चाहिए, ठीक है ना। आपको आपका थिंकर होना जरूरी है। कॉन्सेप्ट्स और लॉजिक्स अच्छे होने चाहिए उसके अंदर। हाँ, लॉजिक्स बहुत अच्छे भी जरूरी नहीं है, आप सिस्टम को सही ढंग से फॉलो कर लें। देखो वही मैंने कहा ना कि जब एक टॉप मैनेजमेंट का थिंकर होना जरूरी है, वो जो कहेगा टीचर तो वही करेगा। बड़ी सिंपल सी बात है। इसका टॉप मैनेजमेंट कौन है एक्सपेरिएंशियल लर्निंग का? ये कहाँ से टॉप टू बॉटम कहाँ से फ्लो करेगी? मैं जैसे मान लीजिए एक स्कूल है जो ये चाहता है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग को फॉलो किया जाए हमारे स्कूल में, तो टॉप मैनेजमेंट, उसकी प्रिंसिपल्स हो गए, उसके डायरेक्टर्स हो गए, अगर उनकी विल पावर है, वो चाहते हैं, तो टीचर्स को भी उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर वो नहीं चाहते तो टीचर के चाहने मात्र से भी कुछ नहीं होगा। आप गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत देखिए, टीचर चाहता है तब भी, कई बार टीचर चाहता है बट सिस्टम नहीं अलाउ करता। सिस्टम उनको, वो टीचर चाहता है मैं क्लासरूम में पढ़ाऊं, सिस्टम कहेगा नहीं जाओ, आप ये सर्वे करके आओ, आप आज वहां चले जाओ, आज वहां चले जाओ। अल्टीमेटली मैनेजमेंट और जो टॉप है उसके ऊपर तो बहुत कुछ डिपेंड करता है ना, कि वो क्या बॉटम डाउन द लाइन वो लोग डिलीवर क्या करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसमें टीचर के एनर्जी और इन सब चीज़ों का ज़्यादा रोल नहीं है। बस उसको जो सिस्टम है ना उसको सही ढंग से फॉलो कर ले। जो प्रोसेस है वो प्रोसेस उसको बच्चे के अंदर ही वर्क करना है। इसमें देखो डिस्कशन बच्चे ने करनी है, टीचर को सिर्फ एक एनवायरनमेंट ऐसा देना है बच्चे को कि बच्चे डिस्कशन करें, बच्चे ऑब्जर्व करें, ठीक है ना। कई बारी क्या होता है टीचर में एनर्जी नहीं होती, लेकिन टीचर बच्चों को अपने आसपास लेकर बैठ जाता है, सर्कल बना लेते हैं, छोटा सा एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। एक सेंटर में टीचर बैठ गया, चारों तरफ बच्चे बैठे हैं, टीचर ने कोई एक्टिविटी करनी है, टीचर ने उस एक्टिविटी को स्टार्ट कर दिया, बच्चे ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, बच्चे खुद करने लग जाते हैं। मान लो क्ले मोल्डिंग की कोई एक्टिविटी है, सबसे पहले टीचर ने स्टार्ट कर दी, टीचर को देख के बच्चे भी स्टार्ट कर देते हैं। एक्सपीरियंशियल लर्निंग में वही मैंने कहा कि टीचर की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है जितना कंटेंट की इम्पोर्टेंस है, ठीक है ना। हमें टीचर सेंट्रिक ना होते हुए सब्जेक्ट सेंट्रिक होने की जरूरत है, ठीक है ना। पुराने टाइम में हम टीचर सेंट्रिक थे, टीचर ने क्या बताया, अब एक्सपीरियंशियल लर्निंग टॉक्स अबाउट कि टीचर जरूरी नहीं है कि सब कुछ ही जानता होगा। हम पहले मानते थे अच्छा टीचर जो बता रही है वो परम सत्य है। अब हम बात करते हैं कि नहीं, टीचर गलत हो सकती है, टीचर के अपने बायस हो सकते हैं। वही सब चीजें बच्चे को भी तो सिखानी है ना, कि आप कल को जाते हैं, अपने करियर की शुरुआत करते हैं या कहीं पे भी दुनिया में जाते हैं, तो आपको अलग अलग तरह के लोग मिलेंगे, वैसे ही अलग अलग तरह के टीचर्स हैं, ठीक है ना। और वैसे भी टीचर वर्ड नहीं हम यूज करते हैं हम यहाँ, बहुत सारी अलग अलग तरह की टर्म्स हैं, लाइक फैसिलिटेटर है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, ठीक है, स्टैंडर्ड सेटर है या कोच है। तो ये 4 अलग अलग तरह के रोल्स हैं जो एक टीचर को अदा करने चाहिए अलग अलग सिचुएशन में, जैसी भी सिचुएशन आती है उसके अकॉर्डिंगली। तो बस इतना चाहिए इस टीचर के अंदर, दैट ही शुड बी विलिंग टू चेंज, बस इतना काफी रहेगा उसको। अगर उसमें इच्छा है ना बदलने की, क्योंकि बदलना तो पड़ेगा,
तो वो बदल के कहीं भी चला ये जाएगा। तो क्लियर है कि इस पर्टिकुलर अगर हम उसकी बात करें, बाकी आप सब चीजें छोड़ दो, वो इंट्रोवर्ट है एक्सट्रोवर्ट है, उसका क्या माइंडसेट है, उसका क्या क्योंकि mindset है। टीचर के भी अपने टीचिंग स्टाइल्स हो सकते हैं, जैसे स्टूडेंट के मल्टीपल लर्निंग स्टाइल्स हो सकते हैं, वैसे टीचर के भी टीचिंग स्टाइल्स हो सकते हैं। लेट इट बी देयर एज इट इज, बस ही शुड बी विलिंग टू चेंज। क्योंकि जो जिस हम इसकी बात कर रहे हैं, जिस मेथड की हम बात कर रहे हैं, ये अलाउ नहीं करेगा आपको पुराने वाले तरीके से पढ़ाने के लिए, उसमें चेंज तो होना पड़ेगा। तो इतना काफ़ी है कि भाई वो कहे ठीक है हाँ मैं करवा दूंगा, कोई इशू नहीं है, बस दैट्स इनफ, हो जाएगा। उसके अंदर बस इतना हो कि चलो ठीक है, जो कंटेंट हमें दिया गया है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। बस वो उस कंटेंट, देखो कंटेंट जो बना रहे हैं लोग वो अलग हैं, जो उसको डिलीवर कर रहे हैं वो अलग है, वो अलग है, ठीक है ना। जो पर्सन डिलीवर कर रहा है नॉर्मली वो कंटेंट नहीं बना रहा है, जो कंटेंट बना रहा है उसको मल्टीपल एंगल्स पे सोचना पड़ेगा। कंटेंट बनाने वाले के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक्चुअली, कंटेंट डिलीवर करने वाले के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बड़ी है, बट उसको वो चीज़ नहीं सोचनी, उसको बस जो दिया गया है ना वो बताना है, सिर्फ वो बताना है, ठीक है ना। जैसे एक कथावाचक होता है, कथावाचक को वही बताना है जो उस कथा में लिखा हुआ है, वो खुद माने या ना माने। आपको लगता है जितने भी कथावाचक टीवी पे बैठ के कथा पढ़ते हैं, भगवत गीता समझाते हैं या रामायण समझाते हैं, वो उसको फॉलो भी करते हैं या उसके बारे में सोचते भी हैं, वो बस उसको बता रहे हैं सिर्फ वो। और मैं भी लेकिन जो लोग सुन रहे हैं उनके कानों में सुन के कहीं ना कहीं अपने अंदर बदलाव ले आते हैं। तो ये कोई जरूरी नहीं होता कि उसको खुद को भी वो सब चीजें उसने की हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो बड़ा अच्छा लगा ये सब सुन के, बहुत सारी चीज़ें जो है ना, फिर से अगेन मैं वही चीज़ बोलूँगा कि काफ़ी बात जब चलती है तो उसमें से काफ़ी चीज़ें निकल के आती हैं, बहुत अच्छी लर्निंग्स निकल के आती हैं, कुछ बोल्ड स्टेटमेंट्स निकल के आती हैं। तो अच्छा लगा वो सब सुन के, और बहुत हेल्दी डिस्कशन रहा आज का। तो फिलहाल के लिए आज के लिए थोड़ी टाइम की, जो आपको पता है कि थोड़ा सा टाइम बाउंड रहता है ये सब कुछ, दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पॉडकास्ट हम जल्दी लेके आएंगे आप लोगों के लिए। जाने से पहले एक अगेन जो लास्ट में मेरी रिक्वेस्ट रहती है आपसे कि बहुत मेहनत लगती है इन सब चीज़ों को एनालाइज करने में, रिसर्च करने में, और ये पूरी आपके सामने लेके आने में। तो सभी लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड क्वेश्चंस या आपके जो डाउट्स हैं या कुछ भी आपकी कोई ऑब्जर्वेशंस हैं जो आप हमें बताना चाहते हैं, हम तक पहुंचाना चाहते हैं, हमसे पूछना चाहते हैं, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करें। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उससे मोटिवेशन मिलती है हमें आगे काम करने के लिए भी। तो जुड़े रहिए हम लोगों के साथ। नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर से एक नई एक्साइटिंग वीडियो लेके आपके सामने आएंगे। थैंक यू।